देखिए, अगर किसी गरीब को 1 लाख का भी लोन लेना हो तो उसे कई सारे दस्तावेज सिक्योरिटी के रूप में बैंक में सबमिट करने होते हैं। अगर वह आदमी लोन न चुका पाया तो बैंक के वसूली वाले उसकी जान के पीछे तक पड़ जाते हैं। इन सब चीजों को लेकर सख्ती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह सारा पैसा आम आदमी की मेहनत का पैसा होता है। लेकिन लोगों को गुस्सा वहां आता है जब वही बैंक किसी बड़े आदमी को सिर्फ उसके नाम पर बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा दे देता, और वह व्यक्ति पैसा होने के बाद भी बैंक का पैसा बैंक को वापस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है ऊपर से लेकर नीचे तक सरकारी बैंक हो या गवर्नमेंट हो, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जब मैं आगे आपके सामने पूरी जानकारी रखूंगा तब आप खुद कहेंगे कि इस लोन को लेकर भारत में कितना बड़ा सर्कस फैला हुआ है। अब विजय माल्या ने क्या किया, इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुद चकित हो जाने वाले हैं। विजय माल्या किस तरह कानून का सर्कस बनाता है और भारत से करोड़ों का लोन लेकर भारत से फरार हो जाता है। अब विजय माल्या को लेकर आपने बहुत सारी जानकारियां तो सुनी होगी, पर इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कार्यवाही, कई सारी किताबें, बुक्स आदि से लिया गया है, जो मैं आपके सामने ज्यों का त्यों रखने वाला हूं। इन सभी चीजों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो वह समय है आजादी के कुछ समय पहले का, 1915 में, जब छोटी छोटी बियर कंपनी ब्रिटिश सैनिकों के लिए बियर बनाती थी। अब उसी समय थॉमस नाम का एक आदमी आता है जो छोटी छोटी बियर कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाता है, और उसका नाम रखता है यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप। और जब ये सब बातें हो रही थी उसी समय स्कूल की पढ़ाई करने वाला एक 22 साल का लड़का विट्ठल माल्या उस एक विशेष डोमेन में निवेश करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि निश्चित ही यूनाइटेड ब्रिज ऑफ ग्रुप आगे काम करेगा, और उसने उस कंपनी की बैलेंस शीट भी देख रखी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे अंतराल में उस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, वो भी तब जब कोई उस कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं कर रहा था। उन्होंने कई सालों तक ऐसा ही किया, वह उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन गए थे, और कंपनी 32 सालों तक चलती रही। इसके शेयर खरीदे गए, और जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने यूबी ग्रुप की सारी कमान 22 साल के विट्ठल माल्या को सौंप दी, क्योंकि विट्ठल माल्या तेज तर्रार था, दिमागदार था, बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, और मेन सबसे कारण उस कंपनी के सबसे ज्यादा मेजर शेयर होल्डर उसके हाथ में थे। और अगले ही साल विट्ठल माल्या को एमडी से चेयरमैन बना दिया जाता है, और विट्ठल माल्या के नेतृत्व में वह कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देती। अब जब ये सब चीजें हो रही थी, विट्ठल माल्या का बिजनेस ग्रो हो रहा था, यूबी ग्रुप से बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था, इसी बीच विट्ठल माल्या ललिता रमैया से शादी कर लेते हैं, और 18 सितंबर 1955 को उनका एक बेटा होता है जिसका नाम विजय माल्या रखा जाता है। भविष्य में विट्ठल माल्या ने 2 और शादी की, पर उनका इकलौता बेटा था विजय माल्या। विजय माल्या धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, और ऐसे में विट्ठल माल्या का बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इसी बीच विट्ठल माल्या ने कई सारी तरकीबें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जैसे विदेशी शराब ब्रांड जो विदेश में शराब बनाकर भारत में आयात करते थे, उन्होंने उनसे 1959 में कहा कि आप हमारे भारत देश आए, हमारे भारत में शराब बनाएं और हमें यहीं से आयात करें, जिससे कि उनका ट्रेवलिंग का खर्चा बचने लगा। यह IMFL के नाम से जाने लगी। आप आजकल शराब के बोतलों में IMFL देख सकते हैं। अब कुछ साल बाद विजय माल्या ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वह स्नातक धारक बन गए। अब विजय माल्या ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे बाद इस सारे बिजनेस को मेरा बेटा विजय माल्या ही संभालेगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने बिजनेस में विजय माल्या को शामिल करना स्टार्ट कर दिया, और उसने उस बिजनेस की उसे ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दी। अब साल 1977 आता है। 1977 में एक ऐसी घटना घटित होती है जो यूबी ग्रुप के लिए बहुत अहम घटना मानी जाती है। दरअसल भारत में नई सरकार बनती है जो 1977 में शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दी जाती है। क्योंकि यूबी ग्रुप पूरी तरीके से शराब पर आधारित था तो वह थोड़ा सा डर जाते हैं, और दूसरे शराब उद्योगपति के तो बिजनेस भी ध्वस्त होने लग जाते हैं। जहां पर दूसरे शराब उद्योगपति अपने एसेट्स को कम कीमतों में बेचना शुरू कर देते, वहीं पर विट्ठल माल्या और विजय माल्या उन लोगों से बिल्कुल उल्टा करते हैं, क्योंकि विट्ठल माल्या का मानना था कि भारत में इस तरह से शराब पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता, इस पर का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही। जहां पर दूसरे शराब उद्योगपति अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देते, वहीं पर विट्ठल माल्या और विजय माल्या उन एसेट्स को कम कीमतों में खरीदना शुरू कर देते, और जैसा विट्ठल माल्या का मानना था भारत में दोबारा शराब की अनुमति दे दी जाती है। इस घटना से विट्ठल माल्या और विजय माल्या के जितने भी कॉम्पिटिटर थे ना, वो खत्म होने लग जाते हैं।
चूंकि पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो विजय माल्या कंपनी के पुराने दस्तावेज देख रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले द केसर ब्रूरीज नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका लोगो किंगफिशर पक्षी की तरह था। ब्रूरीज को बंद कर दिया जाता है। विजय माल्या को किंगफिशर पक्षी का लोगो बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो वह उसे संशोधित करके दोबारा से लॉन्च करते। उसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था द मोहन मेकिंग ब्रांड, जो यूपी ग्रुप को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ रहा था। विट्ठल माल्या शुरुआती दौर में तो विजय माल्या के खिलाफ थे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद विजय माल्या विट्ठल माल्या को मना ही देते हैं और 1978 में किंगफिशर ब्रांड के नाम से वह ब्रांड लॉन्च किया जाता है। पूरे भारत में शुरुआती दौर में यह ब्रांड लॉन्च नहीं किया जाता, केवल कुछ राज्यों में ही लॉन्च किया जाता है, क्योंकि हर एक राज्य के अलग अलग अनुपालन होते। किंगफिशर उन अनुपालनों का पालन नहीं कर पा रहा था, इसलिए कुछ राज्यों में ही लॉन्च किया जाता है। पूरे भारत में लॉन्च न होने के कारण ये उतना ज्यादा लाभ नहीं कमा पाता। थोड़ा मोड़ा लाभ कमाता है पर उतना फायदा नहीं कमा पाता। विजय माल्या जब 28 साल के थे तो 13 अक्टूबर 1983 को उनके पिता विट्ठल माल्या की मृत्यु हो जाती है। जहां पर आम परिवार में ऐसी घटना घटित होने पर शोक का माहौल होता है, वहां पर अलग ही माहौल होता है। तो वहीं पर बड़े परिवारों में किसी की मौत हो जाने पर यह देखा जाता है कि अब आगे बिजनेस को कौन संभालेगा। यूबी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट और 4 रीजनल हेड को लग रहा था कि अब विट्ठल माल्या के बाद चेयरमैन हम बनेंगे, पर वहीं पर जहां पर विजय माल्या के पास कंपनी के 2/3 शेयर थे और विट्ठल माल्या भी यही चाहते थे कि उनका बेटा मेरे बाद कंपनी का चेयरमैन बने, तो विजय माल्या को चेयरमैन बना दिया जाता है। पर यहाँ पर दिक्कत ये आती है क्योंकि 4 रीजनल हेड और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट खुद चेयरमैन बनना चाहते हैं, तो विजय माल्या उनसे सलाह नहीं लेता क्योंकि उसे पता होता है कि वो गलत सलाह देंगे। तो वो अपने 4 दोस्तों को हायर करता है जो उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अब इस पूरी लिकर इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा होता है, पर इस लिकर इंडस्ट्री को चलाने के लिए हर एक राज्य के अलग अलग नियम होते हैं और उन्हें बहुत सारा टैक्स पे करना होता है। तो इसके लिए आपके राजनीतिक कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको लिकर बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। तो विजय माल्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद ही राजनीति में चले जाऊं, जिससे कि मेरा राजनीतिक कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और वहाँ सांसद के लिए खड़े होते हैं और एमपी का फॉर्म भरते हैं और वह एक बिजनेसमैन से माननीय सांसद बन जाते हैं। अब तारीख आती है 15 नवंबर 2004। इस दिन वो क्या करते हैं, अपने कंपनी के सीएफओ जिन्हें उन पर सबसे ज्यादा भरोसा था नेदुगंडी को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करना चाहता हूं। नेदुगंडी इसके लिए मना तो करते हैं, पर नेदुगंडी को पता था विजय माल्या ने कहा है तो कुछ ना कुछ करेंगे और नेदुगंडी से कहकर बैंक के सीईओ से कॉल अरेंज करवाते हैं और बैंक के सीईओ उनको लोन देने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि विजय माल्या का रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है। फिर भी विजय माल्या किरण राव को कॉल करते हैं और उनसे एयरलाइंस मंगवाते हैं और उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और अपने कंपनी की मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे के दिन वो किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करेंगे। काफी मशक्कत की जाती है, काफी तैयारियां की जाती है। विजय माल्या खुद 400 करोड़ रुपए लगाकर उस एयरलाइंस के काम को शुरुआत करते हैं, पर भी काफी मेहनत के बाद भी उसके बर्थडे के 2 दिन डिले हो जाता है। 7 मई को उसका बर्थडे आने वाला था और वो 9 मई को एयरलाइंस लॉन्च की जाती है। विजय माल्या ने अपने एयरलाइंस में बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई थी। जहां पर दूसरी एयरलाइंस में मैगजीन रखी जाती थी, वो अपने एयरलाइन में टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले लगाया करता था। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का खाना देता था, अपने कानों में लगाने के लिए हेडफोन्स दिया करता था। जब इतनी सारी सुविधाएं वो अपनी एयरलाइंस में दे रहा था तो उसकी कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वहां पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते। हाँ, ये बात जरूर होती है कि उसका बोलबाला चारों तरफ फैल जाता है और उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं, पर कीमत ज्यादा होने की वजह से वो अच्छे से चल नहीं पाता और प्रॉफिट निकाल नहीं पाता, क्योंकि इसके बजाय उन्हें और भी एयरलाइंस में बहुत कम पैसों में भारत के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। विजय माल्या यह अनुमान नहीं लगा पाया कि लोग पैसा नहीं देखते, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने से मतलब होता है सिर्फ। जहां पर किंगफिशर एयरलाइंस प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, वहीं पर विजय माल्या और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर क्योंकि अब उसकी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ गई थी, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई थी, तो बैंक भी उसे लोन देने से मंजूरी दे देती है और वह 1600 करोड़ का लोन उसे सैंक्शन कर देती है। पर विजय माल्या उसका समय समय पर इंटरेस्ट नहीं पटा रहा था और लोन देने से भाग रहा था। जहां पर विजय माल्या बैंक का लोन नहीं दे रहा था, वहीं पर वो अलग अलग थीम पार्टीज, क्रिकेट की टीम खरीदना और बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। इस पर एसबीआई की नजर पड़ती है और वह निर्देश देती है कि विजय माल्या को भारत से बाहर नहीं जाने देना है। पर विजय माल्या के राजनीतिक कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत थे, तो वह शब्दों में हेराफेरी कर देता है और वह उस लेटर में यह लिखवाता है कि विजय माल्या को जहां जाने वहां जाने दे और उसकी जानकारी एसबीआई को दे। विजय माल्या करीबन 9000 करोड़ का घोटाला करके भारत से यूके भाग जाता है और वहां पर सेटल हो जाता है। आज भी विजय माल्या को वहां से लाने की बात की जा रही है, पर आज तक उसे लाया नहीं जा रहा है। विजय माल्या अपने कनेक्शन की वजह से आज भी भागता हुआ नजर आ रहा है। 9000 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी वह आज भारत से फरार है।